का जलप्रपात इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम किससे इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 5वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हुंड्रू का जलप्रपात। इसके पहले 2 सेशन में हमने लेखक के द्वारा हुंड्रू का जलप्रपात का यात्रा वृत्तांत पढ़ा। उसमें लेखक के द्वारा हमने जो वर्णन पढ़ा है उसमें प्राकृतिक सुंदरता का, वहाँ के मनमोहक वातावरण का वर्णन हमने पढ़ा। आगे लेखक हमें इस यात्रा वृत्तांत में हुंड्रू का जलप्रपात का किस प्रकार से विश्लेषण करवा रहे हैं, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालिए। अब तक हमने देखा कि लेखक ने पहले छोटा का नागपुर का वर्णन किया, उसके बाद रांची से जब वो झरने की तरफ आ रहे थे, हुंड्रू के झरने की तरफ, तब का उस रास्ते का, उस मार्ग का वर्णन लेखक ने किया। अब लेखक बता रहे कि वह हुंड्रू के झरने के पास आ गए हैं और जैसे वह झरने के पास आए तो उन्होंने सबसे पहले उसका वंदन किया, उसको प्रणाम किया। आगे लेखक कहते कि पहाड़ पर पानी की यह अजीब लीला है, जिसका मुकाबला न रामलीला करे न रासलीला। अब देखिए पहाड़ पर पानी की जो अब हम देखते हैं कि पहाड़ों से बहता हुआ जो पानी का झरना होता है, वह ऐसे खेलते हुए बच्चों के, जैसे छोटी बच्चियां होती है, वह कैसे खेलती है, बलकती है, कूदती है, उछलती है, धूम मचाती है। और उसी प्रकार से जैसे कि रामलीला में या रासलीला में हम देखते हैं कृष्ण, रामलीला में हम राम जी के छोटे बचपन में उन्होंने जो क्रियाकलाप किए हैं उसके वर्णन पढ़ते हैं, और कृष्ण के रासलीला में हम कृष्ण के द्वारा जो गोपियों के साथ वो क्रीड़ाएं करते हैं, जो खेल कूद करते हैं, धूम मचाते हैं, इसका वर्णन हमने पढ़ा। तो यहाँ पर लेखक उसी का तुलना या उसकी उपमा पहाड़ से बहते हुए उस पानी को या झरने को दे रहे हैं। पानी का इस प्रकार से उछलना, कूदना, धूम मचाना और उसकी यह आवाज, जैसे 10-5 हाथी एक बार चिंगाड़ रहे हो, जैसे 10-5 ट्रेन के इंजन एक साथ आवाज कर रहे हो। अब देखिए वो पानी का आवाज, बहुत सारे पहाड़ों से बहते हुए नदियों का पानी वहां पर आ रहा है और वह झरने के रूप में आगे रूप धारण कर लेता है। तो उस समय ऊपर से पहाड़ से नीचे जमीन पर जो पानी आता है, तो उसका जो आवाज होता है उसका वर्णन लेखक करते समय बता रहे हैं कि जैसे कि एक साथ 10-5 हाथी जोर जोर से चिंगाड़ रहे हो, या एक साथ 10-5 ट्रेन के इंजन एक साथ जुड़ते समय जो आवाज आता है, या फिर एक साथ कई हवाई जहाज चक्कर काट रहे हो, या फिर जैसे कई सहस्त्र नाग एक साथ फन फैलाकर फुफड़ाकर कह रहे हो। पहुंचने के साथ यात्री के कानों में ऐसे ही आवाज पड़ती है। तो यहाँ पर लेखक ने पहाड़ों से बहते हुए पानियों का आवाज का वर्णन किया है। आगे लेखक कहते हैं कि और अब झरना देखने लगा, वातावरण की पवित्रता ऐसी की मालूम होता है मानो हम देवलोक के समीप पहुंच गए हैं। अब देखिए लेखक कहते हैं कि वहाँ का जो मन को आकर्षित करने वाला मनमोहक वातावरण जो था, उसका वर्णन लेखक ने देवलोक अर्थात स्वर्ग लोक से किया हुआ है। आगे लेखक कहते हैं कि क्या यह युग युग से पानी का आघात है, पत्थर की बर्दाश्त है, और यह प्रकार की यह पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि झरने जब बहते हैं पहाड़ों से, वो पत्थरों पर गिरते हैं, तो उन पत्थरों का वर्णन यहाँ पर लेखक कर रहे हैं कि ऊपरी पहाड़ों से बहते हुए नदियों का पानी या झरने के पानी जिस तेजी से, जिस तीव्रता के साथ पत्थरों पर गिरते हैं, तो उस पत्थरों का कभी किसी कवि ने या किसी लेखक ने वर्णन नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ पर लेखक ने उसका वर्णन किया है। अर्थात लेखक ने यहाँ पर जो वर्णन किया है कामता प्रसाद सिंह अर्थात काम इन्होंने, कि जो हुंड्रू है, हुंड्रू के प्रकृति का वर्णन तो किया है, हुंड्रू के जलप्रपात का, वहाँ के नदियों का, वहाँ के झरनों का, वहाँ के जंगल का वर्णन तो किया है, लेकिन वहाँ के हर एक
अवशेष का वर्णन भी लेखक कर रहे हैं, जैसे कि झरने के पानी या नदी के पानी का आवाज हो या फिर वहाँ का पत्थर। तो हर एक अवशेष का वर्णन यहाँ पर लेखक कर रहे हैं। अब लेखक कहते हैं कि युग युग से यह पानी बहता आ रहा है, तो वहाँ युग युग से यह पानी का आघात यह पत्थर ने बर्दाश्त किया है। या देखो, अब युग युग से ये जो पानी बहता आ रहा है, तो सच में देखा जाए तो यह पत्थर की क्षमता का ही प्रदर्शन है। पर एक पत्थर ऐसा भी है जिसकी छाती को चिरकर पानी निकलता है, जो एक प्रकार से यह जल की क्षमता का भी प्रदर्शन है, जिसके सामने पत्थर भी मात है। हाँ, पत्थर मात है करुणा के सामने, प्रेम के सामने, जिसके अपार बल के स्वरूप पत्थर को छाती से धारा फूटते हैं, पत्थर की आंख से आंसू निकलते हैं और पत्थर का कलेजा पिघल जाता है। तो अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने पत्थर का मानवीकरण किया है। जैसे कि हम हमारे किसी के दुख को देखकर, किसी के व्यथा को देखकर हमारे मन पिघलता है, हमारे हृदय पिघलते हैं, हमारा मन द्रवित होता है, हमारे आंखों से आंसू आते हैं। तो वैसे ही वह पत्थर और पानी, इनका मिलाप जब होता है, तो यहाँ पर पत्थर का भी बर्दाश्त के वर्णन किया है और दूसरी तरफ पानी के क्षमता का भी वर्णन किया है। तो इस प्रकार यहाँ पर जब जल की क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, तो पत्थर क्यों मात खाता है? क्योंकि पत्थर को पानी के प्रति प्रेम है, स्नेह है, लगाव है, एक अटूट उनका संबंध है, और इसी कारण पत्थर अपने आप को उसके सामने हारता हुआ दिखाई देता है। तो वो उसके करुणा के सामने, उसके प्रेम के सामने, अपार बल के सामने, मतलब बहते हुए जो तेज झरने का जो बहाव है, उसके सामने पत्थर की छाती की धारा फूटने लगती है, उसके पत्थर की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और पत्थर के कलेजा पिघल रहे हैं। मानवीकरण यहाँ पर लेखक ने किया है। पहाड़ पर नदी का यह खेल है। यह नदी है स्वर्ण रेखा, जिसके उद्गम स्थान से 50 मील आगे आकर हुंडरू का यह झरना है। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने हुंडरू का जो झरना है, उसका उद्गम स्थान या उसका जन्म स्थान या उसकी निर्मित कहाँ से हुई है, इसका वर्णन किया है। तो हुंडरू का जो झरना है, उसकी निर्मित या उद्गम स्थान या जन्म स्थान हम कह सकते हैं कि वह कौन सी नदी से वह उद्गम स्थान है, तो वह स्वर्ण रेखा। और यह जो स्वर्ण रेखा है, वह कौन से स्थानों से बहते हुए आती है? तो स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम और बालासोर जिलों से बहते हुए फिर वह आगे बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अब स्वर्ण रेखा नदी का जो उगम स्थान है, वह 50 मील आगे जाकर फिर हुंडरू का झरना आता है। नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहाँ पानी की कई धाराएं हो जाती है, और जब सबकी सब धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है, एक विचित्र दृश्य दिखाई देता है। अब देखिए, हम देखते हैं कि अलग अलग पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों से अलग अलग स्थानों से नदियों की छोटी छोटी धाराएं बहती है, और वह धाराएं जब बहती है तो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। लेकिन जब वह अलग अलग धाराएं जिस स्थान पर आकर मिल जाती है और एक बड़ा रूप धारण कर लेती है, और तब वह जब एक रूप धारण करने के बाद अलग अलग नदियों के झरने के पानी की धारा और एक बड़ा तीव्र धारा, या उसे हम बड़ी नदी या बड़ा झरना कह सकते हैं, तो यह जो वर्णन है, चित्र जो होता है, जो दृश्य होता है, वह अत्यंत विचित्र होता है, ऐसे लेखक का मानना है। आगे लेखक कहते हैं कि विचित्र दृश्य दिखाई देता है, यही झरना है जिसकी ऊंचाई 243 फुट है। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भंवर में पिसकर पत्थर का सफेद चूर्ण गिर रहा है। कभी ऐसा भी मालूम होता है कि रुई ढूंढने वाला अपनी धुनकी पर रुई ढूंढकर ऊंचे बैठा हुआ गल्ले को नीचे गिरा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने वहाँ पर जो पानी की तीव्र बहाव जो होता है और इतने ऊंचाई से जब वो नीचे आता है, तब सर्वत्र वो जो फैलाव होता है उसका वर्णन यहाँ लेखक क्या करे, तो उसके लिए लेखक ने यहाँ पर 2 उदाहरण हमें दिए हैं। तो पहला उदाहरण है रुई वाला। आपने देखा होगा कि
जब जो रुई वाला जो अपने रुई की धुन को धुनकी पर उसे धुनकर बैठता है तो सर्वत्र कैसे रुई फैल जाता है। तो वह उस समय जो वातावरण या चित्र दृश्य सामने आता है, सेम दृश्य का वर्णन यहाँ पर लेकर कल्पना करें। अब और एक उदाहरण यहाँ पर लेकर दे रहे कि बचपन में हवा की मिठाई लेकर फेरी वाला आता था तो उसका रंग लाल होता था। आपने देखा होगा ना कि मच्छर को मारने के लिए जो हवा फैलाने के लिए होते हैं आते हैं वो लोग, तो तब वो कैसे मतलब पूरे सब सफेद सफेद दिखाई देता है, हमें आंखों के सामने दूसरा कोई भी चित्र नहीं दिखाई देता, लेकिन शुरुआत में उसका रंग कैसा होता था, लाल होता है और बाद में वो सफेद बनता है। बचपन में हवा की मिठाई लेकर फेरी वाला आता था तो उसका रंग लाल होता था, प्रतीत होता है वैसे ही, लेकिन उजले रंग की हवाई की मिठाई लेकर पर्वत आज स्वयं फेरी देने निकला है। और कहीं कहीं बीच में चट्टान पर जब प्रबल धारा गिरती है तो संघर्ष से इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने कहा है कि जब इतने ऊपर से जब वो पानी गिरता है तो उसके तीव्र तेज के कारण वहां पर जो वातावरण होता है उसमें इंद्रधनुष जैसा रंग भी उत्पन्न होता है। 7 रंग अलग अलग वहां पर दिखाई देते। जान पड़ता है कि सतरंगा पानी हवा में उड़कर विलीन हो रहा है या हवा में उड़ता इंद्रधनुष फरफरा रहा है। तो वहां पर लेकर कहते हैं कि वो मिलाप इतना सुंदर है कि उसे हम अलग नहीं कर सकते। समझ में नहीं आता है कि वह पानी के अंदर सतरंगी इंद्रधनुष है या सतरंगी इंद्रधनुष के बीच में पानी विलीन हो गया है। तो यह सारी कल्पनाएं वहां पर लेखक कहते हैं कि सब एक दूसरे में मिल गए हैं। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की यह लीला स्थली है। झरना के एक और एक जंगल रांची में है, एक और का जंगल हजारीबाग में है और बीच में झरना बह रहा है। मानो उसका यह संदेश हो कि वह सबके लिए, सबका कल्याण उसका उद्देश्य है। वह न रांची का है न हजारीबाग का, बल्कि सबका है। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने बहुत ही सुंदर संदेश भी हमने दिया है कि जो हुंड्रू का जो झरना है वह एक तरफ चारों ओर से जंगल और पहाड़ों के बीच में बहता हुआ बढ़ता है। तो एक तरफ वो जंगल की रांची जो जंगल है, रांची का जो जंगल है उसमें उसकी और एक तरफ बह रहा है, तो दूसरी तरफ कौन सा जंगल है, हजारीबाग का जंगल है। तो अर्थात रांची का जंगल और हजारीबाग का जंगल, उन दोनों से बीच में से वह बह रहा है और उसके लिए वह क्या संदेश दे रहा है कि जैसे कि वह दोनों को एक साथ मिला रहा है और सबका कल्याण कर रहा है। उसका उद्देश्य है वो अलगाव करना नहीं बल्कि दोनों का मिलाप करना है। और हमें पता है कि पानी जो होता है वह सबके लिए आवश्यक होता है और हमेशा वह दूसरों की भलाई करता है, बहु उपयोगी होता है, इसलिए वह कल्याण का संदेश दे रहा है। बड़े झरने के बगल में 1 इंच मोटी एक धारा ऊपर से नीचे धीरे धीरे पत्थरों पर से उतर रही है, जैसे महादेव जी पर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा हो। नीचे जहाँ घनघोर धारा गिरती है वहां पानी करीब 20 फुट ऊपर उछलता है। लगता है पत्थर को चिरकर आने वाले पानी का स्वागत करने और उसको कंठहार पहनाने के लिए नीचे से पानी ऊपर दौड़ता है। आगे लेखक ने वहां पर वर्णन किया है कि किस प्रकार से जो दूध का सफेद रंग होता है वह वहां पर दिखाई देता है। लेखक आगे कहते हैं कि मेरे मित्र कहते हैं कि शिवजी की बारात शायद इस राह से ही गुजरी थी। उसका स्वागत करने को पर्वत ने इस गुलाब पाश का प्रबंध किया था। वही गुलाब पाश शाश्वत होकर अभी भी झरझर कर बह रहा है या झरझर कर रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इन परिच्छेदों से समझा कि लेखक ने जो हुंड्रू के जलप्रपात अर्थात हुंड्रू के जो झरने का वर्णन किया है, वहाँ के प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है और वह वर्णन पढ़ते समय हमें अब ऐसा लग रहा है कि जरूर एक बार हमें उस स्थान पर यात्रा करना चाहिए। आगे भी लेखक हमें उनके यात्रा वृत्तांत के बारे में विशेष रूप से बता रहे हैं, उसको हम विस्तार से जरूर पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।